बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मॉर्निंग सेक्शन, 4th ईयर प्रोफेशनल, वेलकम अगेन इन माय क्लास। और ये अच्छा है कि आप चले, सुबह के टाइम आप उठने की आदत भी होगी आपको। ये तो खैर 9:50 पे थी, कुछ क्लासेस 9 बजे भी हैं स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए रेडी हो जाएं। लेकिन ये फ़ायदा आपको है कि घर में रहते हुए साथ में चाय भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और क्लास भी अटेंड करें। अच्छा, आज का लेक्चर जो है ज़ाहिर है ये मैं बताया था कि कंटिन्यूटी पे होगा मेडिकेशन एरर की, और मेडिकेशन एरर और फिर मेन कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि फार्मासिस्ट जो है किस तरह से ओवरकम करेगा ये प्रॉब्लम को। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। दो स्लाइड शो हैं इसमें, एक तो बहुत ही छोटा सा स्लाइड शो होगा और एक वही जो कुछ चीज़ों को हम जो डिस्कस करेंगे और ये वाइंड अप कर देंगे इस मेडिकेशन एरर को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, और वो टॉपिक ज़ाहिर है कुछ हो सकता है कंट्रोल मेडिकेशंस के बारे में हो, जो कंट्रोल मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है हॉस्पिटल के अंदर। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो साथ साथ हम इनको एंटर करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं स्लाइड शुरू करता हूँ। ओके, अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो जिसकी मिसिंग हो जाए तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ लेक्चर्स अभी तक आप लोगों ने सुने नहीं हैं तो वो जाके सुनिए भी, उसको जाके यूट्यूब चैनल के पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको कम से कम एक बार व्यू करें, और उससे लेक्चर अपना होना सब्सक्राइब कर दें, खुद ही आपके पास आता रहेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं भी आपके साथ। सबसे पहले रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ मेडिकेशन एरर, ये स्लाइड में आपसे शो करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास स्लाइड आ रही है अभी, ये बताइएगा। कुछ एक दो कुछ जिनको आ रही है वो बता दें। रोल लिखा हुआ आ रहा है, रोल। सर आ रही है। ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इस पर पहले डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम, ये 5 स्लाइड्स हैं सिर्फ इसमें, 5 स्लाइड्स हैं। और दूसरा लेक्चर आपकी एक्चुअली ये क्लास 11:30 तक है, लेकिन 11:30 में आपकी एक दूसरी क्लास शुरू होगी, लेकिन तो उससे पहले जो है ज़रा उसको ख़त्म भी करना है ताकि आप रिज्वाइनिंग करनी है कहीं और, तो इस लिहाज से हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ मेडिकेशन एरर, यानी ये टॉपिक को समझें, यानी मेडिकेशन एरर के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले 2 क्लासेस में। अभी हम ये बता रहे हैं कि एक टॉपिक ऐसा है कि ज़ाहिर फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्मासिस्ट किस तरह से कंट्रोल करेगा मेडिकेशन एरर। ये इसका डिस्कस जो है ज़ाहिर उन स्लाइड्स में भी किया गया है, टाइम टू टाइम फार्मासिस्ट का रोल बताया गया था
कि फार्मासिस्ट क्या करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे साउंड अलाइक, लोकल अलाइक को कंट्रोल करेगा या ऐसा क्या चीज़ों को देखेगा। वही चीज़ों को एक निचोड़, एक पॉइंट्स में मैंने दे दिया है। 10 पॉइंट पे 10 पॉइंट एक और बनाए हुए हैं, ताकि उस पॉइंट को सारे एक जगह हो जाए और एक नया टॉपिक बन जाए, और वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कंट्रोलिंग ऑफ मेडिकेशन एरर। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हाउ कैन फार्मासिस्ट प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। अब मेडिकेशन एरर खुद पढ़ा था हमने, उसकी काइंड्स देख ली थी, कौन कौन से तरीके से होते हैं, ठीक। अच्छा, साथ साथ मैं इनको एडवर्ट भी करता रहता हूँ ना, ताकि ये आपकी क्लास में लोग आ जाएं। तो एक मिनट दीजिएगा, मैं सी वेटिंग रूम, 4 पीपल वेटिंग, एडमिट, इसको साइड पे कर देता हूँ जी। द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग डिस्पेंसिंग एरर। यानी डिस्पेंसिंग एरर जो जो हैं, अगर उसको हम कम से कम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स, जस्ट 10 स्टेप्स हैं, उनमें से ये उनको अगर हम पूरा फुलफिल करेंगे, या इसके बाद भी कुछ डिस्कशन है, अगर हम उसको फुलफिल करेंगे तो हम ये मेडिकेशन एरर से बच सकते हैं। नंबर 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक। इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये फार्मेसी के पॉइंट व्यू से है, ज़ाहिर है फार्मेसी के पॉइंट व्यू से प्रिस्क्रिप्शन जब आती है, आप ये सोच लें कि जब ओपीडी में है तो, या इवन इन पेशेंट में है, इन पेशेंट में भी ज़ाहिर एक ऑर्डर्स आते हैं। तो जब वो ऑर्डर्स आते हैं तो सबसे पहले यही है कि उसको सही तरह रीड करके उसको सही तरह एंटर किया जाए। पहली गलती के चांसेस तो वही हो गए ना, कि उसको सही तरह एंटर नहीं कर रहे, और वही कोई उसमें कोई सी भी गलती हो सकती है। आप जो लेक्चर्स देखे थे कि वो सुनने में, देखने में गलती होगी, टायर्ड था, कुछ भी होगी, वो वजूहत एक अलग चीज़ हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इसको किस तरह ओवरकम करेंगे। तो इसको ये सबसे पहले ये है कि प्रिस्क्रिप्शन की जब एंट्री कर रहे हो सिस्टम में, या तो कंप्यूटर में कर रहे होंगे लेबलिंग के तौर पे, या उसको पेशेंट की इंफॉर्मेशन में कर रहे हैं, या कहीं भी एंटर कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो इंश्योर करें कि इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, इजी था, इसलिए ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, confirm that the prescription is correct and complete। अच्छा, ये नहीं कि जैसा आया ऐसे एंटर कर दिया। ऐसे तो कोई ऐसा भी आदमी जो जिसको उसकी कोई नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है कि देखा, पढ़ा और एंटर कर दिया। नहीं, इसको कंफर्म करना है कि प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, इसमें इंट्रैक्शन है कि नहीं है, और ये जो है कोई इस तरह का जो कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं होने के चांसेस हैं, या कोई इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई चीज़ इसमें मिसिंग तो नहीं है, या एलर्जी तो नहीं है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन पे का एक जायज़ा लिया जाएगा, और जायज़ा लेकर अपना माहिराना मतलब एक्सपीरियंस के तहत उसको फिर उसमें एंटर किया जाएगा। तो कंफर्म करेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है करेक्ट है कि नहीं है, और कंप्लीट है कि नहीं है। नंबर 3, बिहेवियर लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स। अच्छा, ये वही है, ज़ाहिर पॉइंट ये है कि उसके बारे में खूब डिस्कस हुआ था, तो ये भी हम देख लेंगे कोई ऐसी तो नहीं ड्रग्स इसके अंदर कि गलती के चांसेस हो रहे हैं, तो उसको ज़्यादा टेक केयर करना होगा। यानी अगर इस तरह की कोई मेडिकेशन आपने देख लिया, अरे ये कुछ इस तरह की एक और मेडिकेशन हो सकती है, तो देख लेंगे नहीं भाई ये जो मेडिकेशन है ये वही लिखी है जो कि है, उसमें साउंड का मसला नहीं आ रहा, या लुक लाइक का मसला नहीं हो रहा, या साउंड लाइक का मसला नहीं हो रहा। तो नंबर 3 ये हो गया। अच्छा, नए आए हैं वो सुन ले कि हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो है मेडिकेशन एरर को किस तरह ओवरकम कर सकता है, किन किन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, इसके लिए हम पॉइंट्स बता रहे हैं। अब नंबर 4 पॉइंट जो है वो क्या है, बी केयरफुल विद ज़ीरोस एंड एब्रीविएशन। देखिए, ये सारा लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है, अब इसमें हमने पॉइंट्स, मैंने बताया पॉइंट्स बना के उसको एक जगह जमा कर दिया। और क्या है, बी केयरफुल ऑफ ज़ीरोस। जैसे मैंने एक स्लाइड बताई थी लास्ट टाइम परसों की क्लास में, कि अगर ज़ीरो का ख्याल रखा जाएगा कि अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। इसी तरह ज़ीरो को इस तरह छोटा सा ना लिखा जाए, मतलब ज़ीरो
पॉइंट से पहले लिखना और उसे छोटा नहीं लिखना और मिला के किसी और के साथ किसी अल्फ़ाबेट के साथ नहीं लिख देना कि ओ लगे वो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना, ओ भी लगता है ज़ीरो। तो इसमें ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है। कभी कभी वन का भी ख्याल रखना होता है कि वन करीब में मिला के किसी के साथ लिख दिया तो आई लग रहा होता है, तो उस बात सबका ख्याल रखा जाता है। या एल कभी कभी लग रहा होता है। अच्छा, नंबर 5, ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस। ये हैपोजिटिव वे में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जो भी हमारा सेटअप है आईपी का, ओपी का, डिस्पेंसिंग का, तो वो बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसको डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक हो रहा हो सिस्टम, और डिस्पेंस करते वक्त भी। और इस तरह होना चाहिए कि ज़ाहिर अगर ओपीडी में विंडोज़ ज़्यादा हैं, पेशेंट को ज़्यादा अच्छा सहूलत दी गई है, और उसको काउंसलिंग के लिए एक जगह भी हो जिसमें आराम से, ऐसा नहीं हो कि लंबी लाइन लगी हो और ऊपर से गर्मी हो रही है और लोग पीछे से कह रहे हो भाई जगह दो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा नहीं। तो ये मेडिकेशंस का मामला है। तो इसको जो है आप जो है केयरफुली हैंडल करेंगे तो ऑर्गेनाइज द वर्क प्लेस, नंबर 5 हो गया। नंबर 6, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हेन पॉसिबल। अच्छा, ये चीज़ 2 बार रिपीट हो गई है तो आप उसको एक ही कर दीजिएगा। देखिए 6 और 7 को हो गया, ठीक। तो उसको बाद में एडिट करके उसको सही भी कर दूंगा। तो आप इसको 6 और 7 को एक ही कर दीजिए, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हेन पॉसिबल। गलती से 2 जगह आ गया है, ठीक। ये भी हटा दिया गया मैंने, और उसके साथ ऐड कर दूंगा। बाकी दूसरी स्लाइड में भी इसके कुछ है। तो नंबर 6 हो गया, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हेन पॉसिबल। यानी जितनी जितनी डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हैं और इस गलती में ज़्यादा चांसेस आ रहे हों, या इस तरह के कोई चांसेस हों जिसमें मेडिकेशन एरर होने के चांसेस हों सपोज, तो उसको हम करेंगे, कम से कम रिड्यूस करेंगे। नंबर 7, टेक द टाइम टू स्टोर ड्रग्स प्रॉपरली। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि ज़ाहिर है जब सपोज़ ओपीडी चल रही है, फार्मासिस्ट जो है उसमें रनिंग कर रहे हैं, पेशेंट सामने हैं, तो जब स्मूथली रनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि इनसाइड ऑफ स्टोर या फार्मेसी या हमारा बल्क फार्मेसी इस तरह से अरेंज हो कि हैपज़र्ड वे में चीज़ें नहीं पड़ी हों, अरेंज हो। और जब अरेंज होगा, हमारी ड्रग्स अरेंज होंगी, और तो हमें निकालने में भी आसानी है उसको, यानी जो हमारा असिस्टेंट है उसको सीधा निकाल भी सकता है ड्रग को, जो है अच्छी तरह मतलब चेक करके दिया भी जा सकता है। और फिर गलती के ये चांसेस होते हैं कि जहाँ दूसरी मेडिकेशन नहीं जाएगी। उसको पता है जब कार्डियो की तरफ की शेल्फ में जाएगा, तो कार्डियो की मेडिकेशन में अगर दूसरी मेडिकेशन नहीं पड़ी हुई है तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर अरेंज मेडिकेशंस होंगी तो प्रॉपरली, तो इसके लिए ज़ाहिर है उसके लिए भी टाइम देना है, यानी कि वो आप नहीं तो कुछ दूसरे असिस्टेंट जो होंगे वो उसको अरेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा, नंबर 8, थ्रोली चेक ऑल प्रिस्क्रिप्शन। जो जैसे कि पहले वाला वही है, जैसे इंश्योर करते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर धीरे धीरे करेक्ट है कि नहीं, ये नाम जिसका है नंबर 2 में के नाम जिसका है वो प्रिस्क्रिप्शन उसी की है। तो आमतौर पे क्या करते हैं कि नाम से भी पुकारते हैं कि ये नाम है, तो कंफर्म भी हो जाता है कि कहीं बाय मिस्टेक उसकी दूसरी की प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लेके आ गया वहीं फिजिशियन के पास से। तो इस लिहाज से वो प्रिस्क्रिप्शन को पहले चेक किया जाता है। देखिए, एक प्रिस्क्रिप्शन को चेक करने का तरीका ये है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या उसी पेशेंट का है, क्या ये मतलब उस बाय नेम वो है कि एक तो चीज़ ये हो गई है, ठीक। दूसरी प्रिस्क्रिप्शन चेक उसके अंदर का मैटर को चेक करना। अंदर के मैटर का मतलब ये हो गया कि वो जो मेडिकेशन उसमें लिखी हैं कि वो किसी से इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, सही लिखी हैं, या पेशेंट को डिसकंटिन्यू मेडिकेशन को तो कंटिन्यू नहीं कर दिया गया है, या पेशेंट जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे एलर्जिक हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन की जो है बेस में या उनकी मेडिकेशन में जो चेकिंग की जाएगी वो ये हो गया, ठीक। और एक प्रिस्क्रिप्शन चेकिंग ये होगी कि वो प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है कि नहीं है, कि यानी कि उसी का है कि नहीं है, वो नंबर 2 में ये बता रहे थे। और ये
थोरली चेक ऑल प्रिस्क्रिप्शन में सारी उसकी यानी सारी मेडिकेशन और सारी चीज़ें चेक करनी है. ऑलवेज प्रोवाइड थ्रू पेशेंट काउंसलिंग. अच्छा, पेशेंट काउंसलिंग भी ज़रूरी है, यानी यह ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को वो प्रिस्क्रिप्शन उठाई और मेडिकेशन दे दी गई, या बाद में अगर पे किया जाता तो पैसे ले लिए गए और जो है मेडिकेशन दे दी गई. नहीं, तो ज़रा फार्मासिस्ट जो है काउंसलिंग भी करेगा, कुछ डाउट होता है तो वो पेशेंट से पूछेगा भी. और ज़ाहिर है इतना और भी और विंडोज़ होती हैं तो इतना रश नहीं होता, तो पेशेंट को ऐसा टाइम दिया जाएगा कि काउंसलिंग की जाए पेशेंट की, और उसको इसके बारे में, उसकी डिजीज़ के बारे में और उसकी डोजेज के बारे में और उसकी मेडिकेशंस के बारे में कुछ इससे पूछेंगे, ताकि वहीं वहीं जो गलती के चांसेस कम हो जाएं. तो ये वो स्लाइड्स हैं जो कि मैंने बताना चाह रहा हूँ कि अगर फार्मासिस्ट इसको फुलफिल करेगा तो गलती, मेडिकेशन एरर के चांसेस कम होंगे. हाउ कैन फार्मासिस्ट प्रिवेंट मेडिकेशन एरर. अच्छा, ये स्लाइड हो गई. इससे एक और मिलती जुलती स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे वे में कर रहे हैं, और वो भी आपके पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं. इसमें वो क्या चीज़ है, हम वो हम स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि प्रिवेंटिंग करें मेडिकेशन एरर को. देखिए, वो भी वही चीज़ें थी, ठीक, लेकिन इसमें ये है कि कुछ ऐसे स्टेप्स दे दिए गए हैं कि वो अगर करें तो जहन में रख लेंगे. उसमें एक आध चीज़ रिपीट भी हो रही है और आप मिला के उसको एक ही पॉइंट्स में भी बना सकते हैं, यानी उसको मिक्स करके. अगर आप ये देखें कि कोई पॉइंट्स जो है आपके लिहाज से या कुछ आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप सोचें कि ये चीज़ भी इसमें ऐड हो सकती है, तो वो उसमें ऐड करिए. तो ये वास्ट टॉपिक है कि फार्मासिस्ट जो है किस तरह से ओवरकम करेगा ये प्रॉब्लम्स को, और किस तरह से कम जो मेडिकेशन एरर होगा. तो इसमें भी वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेता हूँ. कुछ रिपीट होती है तो उसको मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा. इंश्योर द 5 राइट ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, ये स्लाइड शो में परसों डिस्कस किया था. वो ये कहा था आर, मैं कहा था 5 R जो है उसका ख्याल रखें. याद है किसको, कोई बताएगा मुझे? राइज द हैंड एंड एनीबडी टेल मी दैट व्हाट आर द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. वो 5 R क्या हैं, उनमें से 4 ही बता दें कोई. चलें, कोई बताएं. जाग रहे हैं? वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का. Sir, right time, right गुड गुड गुड, dose, right route, right dosage. वेरी गुड. कौन आप कौन है, आप नाम बताइए, अभी मेरे में दिखा नहीं आपका. आपका नाम? Sulaiman, sir. सुलेमान, वेरी गुड. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. हाँ, अब आ गया, आपका नाम आ गया. और ये सिमरा भी कुछ कहना चाह रही हैं, उनका माइक खुला हुआ है. सिमरा खान. अच्छा, ऐसे माइक मेरे ख्याल में खुला हुआ है. चलें, और कोई? सही है, खैर, बहुत अच्छा बोले आप, सुलेमान. तो ये 5 R होते थे, उस 5 R का भी ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर मेडिकेशन एरर में जो कमी वाक़ई हो जाएगी. अच्छा, नंबर 2 इसमें क्या है? एक्चुअली वो जो स्लाइड्स हैं उसी को मैंने पहले बताया कि यकजा करके एक मैंने जो है वो बता दिया ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें जमा हो जाएँ. वो स्लाइड्स के फार्मासिस्ट का क्या वर्क हो सकता है, ये अलग से टॉपिक भी है, और ये सिलेबस में भी एक अलग से टॉपिक है, इसलिए मैंने अलग से आपको डिस्कस कर रहा हूँ. सिलेबस में जो है वो एक बताया हुआ है मेडिकेशन एरर के सारे कॉजेज़ वॉजेज़ बताए गए. फिर बाद में ये बताया गया कि हाउ कैन फार्मासिस्ट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन एरर. तो ये उसको कवर कर रहा है. फॉलो द प्रॉपर मेडिकेशन रिकन्सिलेशन प्रोसीजर्स. अच्छा, ज़ाहिर ऐसी जो है प्रॉपर मेडिकेशन को जो है इसका हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिसकी मदद से अगर ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर है कि अगर हमारा एक सिस्टम चल रहा होता है मेडिकेशन का प्रोसीजर का, तो उसको बाहर रिकन्सिलेशन करेंगे साथ साथ. ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह एक ही तरह चलता ही रहे, और लेकिन उसको फॉलो करेंगे उस प्रोसीजर्स को, कि अगर एक कोई मेडिकेशन का तरीक़ार ये होता है कि उसके साथ ये. अच्छा, जैसे एक मैं कहता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ एंटी एसिड है, वो एंटी एसिड दिया जाता है कि ज़ाहिर या कुछ ऐसे कुछ अल्सर की मेडिकेशन है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद दी जाए. तो बाज़ औक़ात ये खाने से पहले ही इफ़ेक्ट अच्छी करती है, ठीक है. एंटीबायोटिक्स वगैरह को कहते हैं कि खाने के बाद या पेन किलर खाने के बाद दी जाए, और उसको जो है ज़ाहिर एसिडिटी हो जाती है उसको खाने से,
तो बाद में दी जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो वो उस चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर उस चांसेस हों कि उसमें आप देखें कि कुछ ये होता है कि ज़ाहिर है कुछ चेंजेस कर सकते हैं कभी कभी, तो अगर वो चेंजेस करने उसके पेशेंट के बेनिफिट के लिए है और साइंटिफिक प्रूफ्ड है तो वो भी हम करेंगे, ठीक। नंबर 3, डबल चेक और इवन ट्रिपल चेक। जैसे मैं बार बार कह जा रहा हूँ कि डबल चेक किया जाता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन को निकाल दिया गया तो वो आके दूसरा उसको देखेगा कि उस वही मेडिकेशन है जो लिखी है कि नहीं है, या प्रिस्क्रिप्शन को चेक करके मेडिकेशन को चेक करेगा। इवन ट्रिपल चेक भी अगर हो रहा है, सिस्टम इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इतना टाइम है और होता है बाज़ जगहों में। मैंने जो बाहर के हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है तो वहाँ पे इस तरह भी होता है कि एक निकालता था मेडिकेशन, दूसरा मेडिकेशन उसको एक बार बैठे हुए उसको देखता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है, फिर वो चेन यानी वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक दूसरी जगह आती है, फिर एक जो डिस्पेंसिंग विंडो पे जो एक फार्मासिस्ट बैठा हुआ होता है उस पर तक जाती है, वो भी देख के चेक करके दे रहा होता है। बाज़ वक़्त ऐसा हो रहा होता है कि तीसरी टाइम भी उसको कुछ ना कुछ गलती हुई आई हुई थी, वो वहाँ चेंज कर रहा होता था विंडो पे ही। तो ट्रिपल चेक भी अगर हो रहा है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पे अगर लाइन पेशेंट्स की लगी हुई है और पीछे शोर हो रहा हो तो फिर इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करके एरर कम हो। नंबर 4, अच्छा एक मिनट एडमिट कर लूँ जनाब। मुश्तबा साहब आप अभी आए, चलिए कोई बात नहीं। नंबर 4, हैव टू फिजिशियन और अनदर नर्स रीड इट बैक। अच्छा कभी ऐसा होता है कि ज़रा ज़ाहिर विंडोज़ में अगर समझ में नहीं आ रहा जो अंदर ओपीडीज़ में, या अगर अनपेशेंट में भी हैं तो वो अगर समझ में नहीं आता है वो चीज़, तो बाय फ़ोन या अगर है करीब में ओपीडी हो रही है तो किसी को भेज के, किसी अटेंडेंट को भेज के वो प्रिस्क्रिप्शन में उसको राइट कराया जा सकता है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको रीड करवाया जा सकता है कि रीड इट बैक कहा गया। ज़रूरी नहीं कि चेंज इट, रीड इट। रीड इट भी होता है, रीड का मतलब है कि वो समझ में नहीं आ रहा या क्या कोई मसला है तो उसको दोबारा से रीड करें कि गलत ना हो। रीड दोबारा कर लेना बेहतर है, इससे अच्छा कि नहीं समझ आके उसमें कुछ और दे दिया जाए। तो फिजिशियन से या नर्स हैं या कुछ भी हैं जो वहाँ बैठे हैं तो उससे हम दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन को रीड भी करवा सकते हैं। कंसिडर यूजिंग अ नेम अलर्ट। अच्छा ये वही पहले वाली बात, इसमें से एक पॉइंट उससे आ गया। नेम अलर्ट करने के लिए, चाहे वो नेम अगर पेशेंट का नाम है तो ज़ाहिर पेशेंट का नाम अगर चेक कर लिया गया और उसका जो है और उसकी जो मालूमात होती हैं अगर वो चेक कर ली गई, एज वगैरह एज है और इसी तरह की, तो प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट होने का तो पता चल जाता है। इसी तरह नेम अलर्ट में अगर हम मेडिकेशन की नेम की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो नेम भी जो है सही लिखा है या वो उस पेशेंट को वो चीज़ दी जा रही है। अगर सपोज़ एंटीबायोटिक कोई लिखी गई है और हम पेशेंट से पूछ लिया, उसको कोई इसका वो है ही नहीं कि उसको कोई इन्फेक्शन है या इस तरह का कुछ उसने कुछ नहीं बताया, तो फिर ज़रूर हम रिकन्फर्म करेंगे कि ये इसको ये मेडिकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा ज्वाइनिंग कर लूँ, सी वेटिंग रूम, एडमिट हॉल। अच्छा जी, देखिए वो उस वाली स्लाइड में भी बताया था, प्लेस अ जीरो इन फ्रंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये जीरो को तो ख्याल में रखने की बात की थी, तो इस खास तौर पर पॉइंट्स जो होता है वहाँ पे उस जीरो को ज़रूर रखेंगे पॉइंट से पहले। एंड डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसका तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास खैर वो रिकॉर्ड में होगा। प्रिस्क्रिप्शन हम पेशेंट को बाज़ औक़ात देते नहीं हैं और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं वो प्रिस्क्रिप्शन रखे जाते हैं अपने पास और उसको एक कॉपी दे दी जाती है पेशेंट को, या फिर हमारे पास क्या है कंप्यूटर में हमारे आ जाते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है तो उसको प्रिंट आउट करके एक कॉपी दे दी जाती है और बाकी अपने पास रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि भाई ये सिमरा अपना ये माइक जो है सिमरा खान माइक ऑफ करेगा, वो आपकी आवाज़ें आ रही हैं इधर। जी सिमरा खान मेरे हाल में माइक ऑन करके कहाँ चले गए हैं, उनको बता दिएगा। या ये मुजम्मिल चौधरी साहब उनको बता दें, मुजम्मिल चौधरी, ये मुजम्मिल चौधरी साहब उनको बता दीजिएगा माइक क्लोज कर दें। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं।
डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग मुझे भी माउंट करना पड़ेगा। मैं यार माउंट मैं कर जब स्पीड मोड नहीं आगे काफी सारे और लेंदा थे। चलो मैंने उनका माइक बंद कर दिया। अभी आवाज़ नहीं आ रही ना। कंसिडर यूजिंग अ नेम अलर्ट हो गया, जीरो हो गया। डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात बता रहा था कि नंबर 7 के डॉक्यूमेंट, हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इसकी भी डॉक्यूमेंट्स जो है जो ज़रूरी होते हैं तो उसको तो ख़ास तौर पर रखेंगे। बाकी हर चीज़ का रिकॉर्ड कंप्यूटर में अपने पास हार्ड कॉपी इसकी रखी जाती है ताकि बाद में देखा जा सके कि भाई दोबारा डबल चेक बाद में भी हो सके कि क्या इसको दिया गया, क्या हमने इसको मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मिस्टेक हो गई हो। नंबर 8, इंश्योर proper storage of medication for proper efficacy। देखें सबसे पहले हम इस चीज़ का इंश्योर करेंगे कि हमें जो है प्रॉपर स्टोरेज हो रही है मेडिकेशन की, और इसलिए कि अगर इसकी स्टोरेज अगर सही नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो अगर टेम्परेचर सपोज सही नहीं है या हमने उसको सही नहीं रखा या डिग्रेडेशन हो रही है या टूट रही है तो उसमें ज़ाहिर है पेशेंट के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसमें कुछ ये एरर हो सकता है कि अगर अगर हम गलती एरर मेडिकेशन एरर की बात करें तो ये हो सकता है कि अगर प्रॉपर नहीं रखा हुआ तो अगर हमने वहाँ से कुछ चीज़ पहले कुछ और रखा हुआ था और किसी ने वहाँ पे कुछ और रख दिया, अगर किसी को ये पता नहीं जल्दबाजी में किसी ने वो समझा कि यहाँ तो ये चीज़ रखी जाती है और उठा के दे दिया और चेक नहीं किया, कि सपोज एक मिस्टेक हो सकती है। तो प्रॉपर अगर चीज़ें प्रॉपर प्लेस में रखी गई हैं तो उसकी एफिकेसी भी प्रॉपर होगी और इसकी स्टोरेज यानी स्टोरेज और मेडिकेशन की वजह से इसकी एफिकेसी होनी चाहिए प्रॉपर, और ये सारे चांसेस डिग्रेडेशन के भी नहीं होंगे और कोई भी मतलब पेशेंट के और भी प्रॉब्लम मेडिकेशन के और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। लर्न योर सिचुएशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। तो इन चीज़ों को उनको लर्न टाइम टू टाइम लर्न करना चाहिए जो फार्मासिस्ट को। वो क्या कहें कि मेडिकेशन को किस तरह है देनी चाहिए, इसमें प्रोग्राम चलने चाहिए, इसमें वर्कशॉप होनी चाहिए कि कोई मेडिकेशन अगर ताकि वो यूज़ टू रहे उससे कि कोई मेडिकेशन किस तरह डाइल्यूट करनी है, किस तरह किसी को देनी है, किस तरह पेशेंट को डिस्पेंस करनी है। देखिए यहाँ सिर्फ ओपीडी की बात नहीं कर रहे कि मेडिटेशन पेशेंट आया मेडिसिन दे दी, ये गलती मैंने जैसे कल पर्सनल लेक्चर में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकती है, ये इन पेशेंट भी हो सकती है, लगाते वक्त भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये सारे तमाम के तमाम अगर ये हम रेगुलेशन गाइडलाइन को प्रॉपर तौर पे हम उसको लर्न करते रहेंगे तो ये भी एक है चांसेस की गलतियाँ कम हो। अच्छा, कंसिडर हैविंग अ ड्रग गाइडलाइन। अच्छा देखिए, ये मसला कुछ कंप्यूटर में चल रहा है कि थोड़ी देर बाद टाइम बताने लग जाता है कि अब ये बता रहा है कि 10 मिनट जो है मीटिंग को रह गए हैं ख़त्म होने में। अब वही अगर 10 मिनट जो है रनिंग आउट हो जाते हैं और ये आपकी जो ये शो जो है स्लाइड शो या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से आके कनेक्ट हो जाइएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे अभी मैसेज आया है कि इसमें लिखा है रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल बी एट 10 मिनट्स। तो टाइमिंग वगैरह का कुछ इशू कभी कभी हो जाता है, तो इससे पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूँगा और आप लोग जो हैं फिर दोबारा से रीएंटर हो जाएगा और पानी हमारे पे के आ जाएगा और दोबारा से आए होंगे और हम एक दूसरी स्लाइड शो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और ये स्लाइड शो में विद इन 10 मिनट ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड देखिए। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, फार्मासिस्ट हैव द टाइम, हमने बताया कि इम्प्रूव मेडिकेशन सेफ्टी करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। अब 2 स्लाइड इसकी रह गई हैं सिर्फ, फिर एक हम थोड़ा सा ये टाइमिंग आउट होगी इसकी, रिमेनिंग टाइम जो बता रहे हैं ना 8 मिनट बता रहा है अभी 8.5 मिनट, तो उसके दौरान हम दूसरी स्लाइड आपको लगा देंगे और दोबारा से आप लोग अगर जो इंटरव्यू की ज़रूरत पड़े दोबारा इंटर हो जाइएगा क्लासरूम में। तो improve medication safety. Pharmacists have the time and clinical expertise to make a difference in the way patient manage the chronic condition for which they may be taking multiple medication. ठीक है, आसान सी चीज़ है कि pharmacists have to time and clinical expertise to make a difference in the way of patient manage chronic condition
for which they may be taking multiple medication. देखिए क्रोनिक कंडीशन, किसी चीज़ की भी क्रोनिक कंडीशन होती है, तो क्रोनिक कंडीशन जब भी होगी तो क्या होता है, तो एक्सपर्ट आदमी जो होता है उसको सही तरह डील कर सकता है। यही हाल फार्मासिस्ट का भी है कि अगर वो फार्मासिस्ट जो है अपनी एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो क्या है क्रोनिक कंडीशन में भी उसको, यानी कि अगर मल्टीपल मेडिकेशंस लिखी गई हैं तो पहचान लेगा कि ये इस मेडिकेशन की ज़रूरत है, इसकी नहीं है, या इसकी ओवरडोज दी जा रही है, इसकी नहीं दी जा रही है, तो एक फार्मासिस्ट ये काम कर सकता है। अच्छा, दूसरा कि फार्मासिस्ट आर एन affordable and accessible healthcare resources for many patients. It is probably easier to consult with a pharmacist than with a physician. देखिए आमतौर पे ये बताया गया है कि कभी ड्रग इन्फॉर्मेशन चाहिए या पेशेंट को ड्रग के बारे में, सेफ्टी के बारे में चाहिए कि क्या किस साथ सेफ होगा ड्रग से, तो ज़ाहिर है वो पहला कंसर्न उसका फार्मासिस्ट होता है, ना कि फिजिशियन। तो यही बताना चाहे कि फिजिशियन से पहले वो फार्मासिस्ट के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेडिकेशन के बारे में पूछता है। तो फार्मासिस्ट के बाद एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक रिसोर्सेज होना चाहिए, हेल्थ केयर रिसोर्सेज होना चाहिए वो, और वो उसके पास ऑल द टाइम 24 आवर्स उस सिस्टम वो अवेलेबल रहता है। तो उसकी मदद से वो ड्रग इन्फॉर्मेशन या मेडिकेशन की सेफ्टी के बारे में पेशेंट को गाइड कर सकता है। द कम्युनिटी फार्मेसी ऑफन बिकम the de facto community health center with pharmacists acting as a first point of care. बस इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बताया कि कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है वो हेल्थ सेंटर एक तरह का, और फार्मासिस्ट जो है वहाँ पे सबसे पहले फार्मेसिस्ट से आके पेशेंट आके पूछता है। कम्युनिटी फार्मेसी है, कुछ स्टोर्स हैं, कुछ स्टोर चेन्स हैं, तो ज़रा वहाँ फार्मेसी से पेशेंट अगर आता है डायरेक्ट वहाँ पे ज़रा कोई कम्युनिटी फार्मेसी में कोई ज़रा कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल सेटअप नहीं है, तो वहाँ फार्मासिस्ट ही होता है जो कि इंफॉर्मेशन फ्राहम कर सकता है, मेडिकेशन को सेफ्टी के बारे में नॉलेज दे सकता है, और मेडिकेशन एरर से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मासिस्ट ऑलरेडी प्ले एन एक्टिव रोल इन कोचिंग पेशेंट। कोचिंग यानी काउंसलिंग पेशेंट है, तो कोचिंग पेशेंट मीन्स ये होता है किस तरह से कोच किया जा रहा है ऑन पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ their medication and why it is important to take them extrally and they're prescribed. देखिए वही पॉइंट है कि पेशेंट को अच्छी तरह उसका कंसल्ट करना है, उसको काउंसलिंग करनी है उसकी, और उसको हमने तरबियत देनी है। कोचिंग का वर्ड क्यों यूज़ किया है, उसको ऐसी तरबियत देनी है, सिर्फ ज़बानी नहीं, हमने बाकायदा बाज़ औक़ात हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बाज़ मेडिकेशन को किस तरह ली जाती हैं, किस तरह इनहेल की जाएंगी, या इनहेलर यूज़ करें तो किस तरह यूज़ करेंगे, तो बाकायदा उसको कोचिंग दी जाती है। कोचिंग का सिस्टम यानी प्रैक्टिकली उसको जो है एक डेमोस्ट्रेशन दी जाती है। एकदम मतलब काउंसलिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं है काउंसलिंग का पेशेंट मेडिकेशन लेने आ रहा है तो काउंसलिंग हो रही होती है। पेशेंट जो है बाज़ औक़ात एक उसको टाइम लिया जाता है, उसको आपके 10 मिनट दिए जाएंगे काउंसलिंग के, तो उस काउंसलिंग के दौरान भी अच्छे हॉस्पिटल्स में ऐसा किया जाता है और ये काम करते हैं। इस स्लाइड शो की ये आखिरी स्लाइड है, उसके बाद की जो रिसेक्शन हम रिजॉइनिंग करेंगे, क्योंकि टाइमिंग इस मीटिंग टाइमिंग जो है 4.5 मिनट रह गए, और इसके बाद हम दूसरा स्लाइड शो शुरू करते हैं। अगर आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर जो रिजॉइनिंग की ज़रूरत पड़े तो इसको रिजॉइन होके दोबारा से एंटर हो जाइएगा क्लासरूम में। अच्छा, आखिरी में फार्मेसी इंटरवेंशन ये बताई गई है कि फार्मेसी इंटरवेंशन क्या चीज़ होती है। वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ द फार्मासिस्ट इज टू रिव्यू। ठीक है जी, वली बास साहब, वली बास, माइक ऑफ। ठीक है, मैंने कर दिया। One of the main duties of the pharmacist is to review prescription and when indicate suggest as a therapeutic intervention to improve the safety, efficacy and cost effectiveness of medication. Pharmacy initiated intervention address a wide area of the potential medication related issue. देखिए एक पैरा दे दिया गया, इसमें से ये बताया गया कि फार्मेसी इंटरवेंशन जो है जो, अरे जी वली बात साहब, आपने कोई सवाल पूछना है क्या? वली बात, आपने कोई क्वेश्चन करना है? चलिए माइक आपका क्लोज कर रहा हूँ।
कि ये ड्यूटी फार्मासिस्ट की होती है कि रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे और रिव्यू करके सजेस्ट इंडिकेट करे, उसमें सजेस्ट करे, उसमें सजेस्ट कर सकता है और थेरेपेटिक इंटरवेंशन भी कर सकता है कि उसमें मेडिकेशन को चेंजेस भी कर सकता है डॉक्टर को इन्फॉर्म करके, और बता सकता है कि उसको टीच भी कर सकता है इवन कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। एंड क्यों, इसलिए ये ज़रूरी है चीज़ें सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए, और दूसरी बात है कभी कभी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से भी, यानी कि बात के बाद एक मेडिकेशन है, दूसरी मेडिकेशन भी एक जो है तकरीबन 300 रुपये की है और एक जो है तकरीबन 100 रुपये की चल रही है, तो पेशेंट और दोनों की अच्छी कंपनी इसको बना रही है, तो कुछ जो है वो मेडिकेशन अगर वो सस्ती काम कर रही है, कॉस्ट उसकी कम आ रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि पेशेंट के लिहाज से। तो ये भी एक चीज़ काउंट की जाती है। अच्छा, ये इसके बाद हम ज़रा सा थोड़ा और भी स्लाइड शो चलाएंगे, जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूँ, इसको भी आप सेव कर लेते हैं। और फिर एक बात में जो अनाउंस करें, जो लेट आए वो उसको मैं कह देता हूँ कि आप पुराने लेक्चर्स जो अभी तक नहीं सुने उसको व्यू ज़रूर करें जल्दी से, और ताकि वो आप मेरे पास वो मैसेज आ जाए कि आप इस लेक्चर अटेंड कर लिए हैं आपने। तो जो आपने व्यू नहीं किया वो आप जाके यूट्यूब चैनल में जाके व्यू इसको व्यू करें, और अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए करेगा, आप व्यू कर लेंगे, वरना आपको व्यू करने में मुश्किल हो जाता है। तो आप ये भी करें कि वो जाके सारे जितने भी चैनल थे चैनल में जो लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर करें, ठीक है। और ये नहीं करेंगे तो फिर ये है कि एक तो इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आ रही व्यू की, और फिर लेक्चर भी हमें नहीं पता चलेगा कि आपने सुना है, फिर पेपर बनाने में हमें ज़रा मुश्किल होगा। तो ये सिर्फ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगली स्लाइड के लिए दोबारा से रिज्वाइनिंग करना है, आप लोग पानी पी लीजिएगा, मैं दूसरी स्लाइड शुरू करता हूँ। और टाइमिंग भी इसकी आउट होने वाली है, इसलिए कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम आ रहा है मेरे पास 1 मिनट, तो 1 मिनट के से पहले मैं इसको स्टॉप शेयर करके इसको रिकॉर्डिंग को मैं सेव कर लेता हूँ और फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो इसी में कोई एक या दो सवाल कोई करने को चाहे तो कर सकता है, नहीं तो फिर हम स्टॉप करते हैं अभी और दोबारा रिज्वाइन करें। ओके जी।